के बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। सब ठीक हो जाएगा। मेरी ये बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था, नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा दे। कुछ ही दिनों के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीजों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमजोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती, परंतु अब उनके फोन को स्वीकारती नहीं थी। उसने अपने मन को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए ना जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे पिता शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मजे करती थी। मैंने सोचा यदि वह वहां आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाएंगे। यही आस लिए मैं शर्मा जी के घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी ने द्वार खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनमने ढंग से उन्होंने अंदर बैठाया और कुशल प्रेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले ही रहा था कि उनके बच्चे अंकल अंकल कहते मेरे पास आने लगे, पर उसकी माँ ने उसे डांट कर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। भाभी जी, भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफी सुधार भी है, परंतु अभी भी वो अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा बहुत खूब और उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ दिन के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आए तो नेहा को अच्छा लगेगा। शर्मा दंपति एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है। मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस कर बातें करती थी। यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभाल नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभाले। माफ कीजिएगा, यह नहीं हो सकता। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बचा था। भाभी जी ने के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था कि जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया था, मुकदमा भी चला लिया था और इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने नेहा पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इस पूरे वाकया से उसकी लेस मात्र भी नहीं गलती थी। उसकी मनोदशा का आपको कोई अंदाजा भी है? मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए मैं आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखें से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल की ओर ही देखना समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उसे देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वहीं पर गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उस कमरे में आया तब वहां के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल
को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से वह अपना श्रृंगार कर रही हो। उस बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया। वही दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा के बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हाथ उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भींगी पलकों में मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरों के बीच अंततः मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था। मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए और सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन फूलों में उगता सूरज, उड़ते पक्षी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उनमें नेहा की कई तस्वीरें भी थी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े ही चाव से निहारा करती थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में कब समय बीता पता ही नहीं चला। मैं कभी उस घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भावों को लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज्यादा जोर ना पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक और खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में कमी आई थी। यह भी भाग्य की विडंबना ही थी कि वह दिन पुनः आ गया जिस दिन गत वर्ष मैं उस शादी के बाद पहली बार उसे अपने घर लाया था। उसके एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला, इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहाँ नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नजरों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया था। इंसानों के बीच इंसानों की यह जगह है, यह भी मैंने इसी समय में महसूस की थी। हमसे अच्छे तो वे बेजुबान पशु हैं जो अपने मृत साथी को भी जीवित मन से विदा करते हैं। इन सब के मद्देनजर मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो ना हो, मैं तो जरूर रहूंगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यह सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समय पे एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद उन शब्दों के साथ खुली, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ट्विंकल। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए। नेहा को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीती हुई योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मैंने आंसुओं के साथ उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे गले को शब्द नहीं मिल पा रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें भी आज ही के दिन एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।